हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत मज़ेदार है। वैसे तो आईआर ही पूरा मज़ेदार टॉपिक होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईआर को अगर आपको समझना है ना, तो आईआर आप एक जगह अपने आप को रख लो, एक जगह आप अपने पड़ोसी को रख लो और समाज को रख लो। फिर उसके बाद आईआर का कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मज़ेदार टॉपिक आज का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अब हम ग्लोबलाइज करेंगे, एक आदमी हर आदमी के लिए खड़ा रहेगा, पूरी दुनिया एक देश के लिए खड़ा रहेगा, मतलब वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा था। पूरा व्यापार बढ़िया से चलेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम करेंसी शेयर कर लेंगे, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आपदा आ गई तो उसमें पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ रहेगी, या फिर कोई इस तरह का युद्ध नहीं होगा। तमाम चीज़ें, बहुत सारी आइडियलिस्टिक चीज़ें की गई, बात की गई। और इसमें सबसे ज़्यादा जोर तब आया जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा शुरू किया, इसका प्रचार करना शुरू किया, विश्व गुरु का प्रचार शुरू किया। इस तरह से लोगों के अंदर एक इस तरह का सेंस डेवलप करने की कोशिश किया कि पूरी दुनिया हमारी एक हमारे लिए एक कुटुंब है। लेकिन इसमें परिवर्तन तब आना शुरू हुआ कि जब वैश्विक समस्याएं सामने उभर के आईं और वैश्विक संस्थाएं उस समस्याओं का समाधान करने में फेल हो गई। तब पूरे विश्व के जितने भी देश थे उनको यह महसूस होने लगा कि भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये तो धरा का धरा रह गया, हमारे किसी काम का तो आया नहीं। अब ये जो सारे देश थे, ये अपने अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए जो क्षेत्रीय संघ थे, जो क्षेत्रीय ग्रुप थे, रीजनल जो कोऑपरेशन होते हैं, उसकी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि पूरी दुनिया आज के टाइम पे क्यों ग्लोबलिज्म को छोड़ करके क्षेत्रवाद को, रीजनलिज्म को प्रेफर कर रहा है। तो जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसा कि हम पहले ही कहते हैं, द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलिज्म टू रीजनलिज्म। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में कुछ 5-6 शब्द ऐसे हैं जो आप अगर अपने आंसर में लिखेंगे तो वो बड़ा ही इन्हेंस करेगा, आपका आंसर थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा, मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न यह है कि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग रिट्रीट फ्रॉम द ग्लोबलिज्म टू रीजनलिज्म, एनालाइज द फैक्टर्स, इसके लिए कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं। दूसरा प्रश्न यह है क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज रोल, इंडिया का क्या रोल हो सकता है इस समय क्षेत्रवाद, जब क्षेत्रीय संगठन की तरफ सारे कंट्रीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया अपना हित कैसे साध सकता है, या इंडिया का क्या रोल हो सकता है खास करके साउथ एशिया में। ठीक है, critically examine the India's role in promoting regional integration in South Asia. What are the major impediments, मतलब चैलेंजेज क्या क्या हैं इंडिया के सामने आने वाले हैं इस एफर्ट्स में। ठीक है, तो अभी जब डिस्कशन इंड होगा तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसको हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहला जो हमारा टॉपिक ही है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है यूनिवर्सलिस्ट ग्लोबलिज्म से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे शब्दों को ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला था इंटरेस्ट बेस्ड रीजनलिज्म, ठीक है, ये एक शब्द हो गया। दूसरा मिनीलेटरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप अपने आंसर में यूज करिएगा कि ग्लोबल ऑर्डर जो है ग्लोबलाइजेशन की जगह से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मिनीलेटरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं। अब जो है इसका कारण देख लीजिए कि क्यों, जैसा कि हमने कहा कि जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं सभी क्या हो गए, फेल हो गए। जब कोई विश्व में समस्याएं आई, समस्याएं क्या क्या आई अभी हम देखते हैं, जहां पे ये लोग फेल हुए। उसके बाद जब ये फेल हुए तो जो रीजनल पार्टनरशिप थी इनका ग्रोथ होना शुरू हो गया, चाहे वो सार्क हो गया, ठीक है, सार्क को ले लीजिए, बिम्स्टेक को ले लीजिए, ऐसे ग्रुपिंग्स का उद्भव होना शुरू हो गया, ये प्रभाव में आने लगे। समस्या यहाँ पे थी वैश्विक स्तर पर जो संकट आए, फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, थाईलैंड कंबोडिया, बांग्लादेश में इतना बवाल हुआ, नेपाल में इतना बवाल हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आगे हम देखेंगे कोविड-19 में भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरह से वैश्विक संस्थाओं को सामने आकर के इन समस्याओं का समाधान देना चाहिए था, उस तरह से ये नहीं दे पाए। ये जो वैश्विक समस्याएं हुई इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से इसको सॉल्व करने में फेल हो गया।
यही कारण था कि जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वो इनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिए और अपना अपना रास्ता चुनने की कोशिश करने लगे। ठीक है, अब इसमें जब ग्लोबल लेवल पर जो संस्थाएं हैं वो जब फेल होने लगी तो क्या हुआ, ईयू अपने प्रभाव में आने लगा, आसियान पे ज़्यादा लोग डिपेंड होने लगे, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आयोरा हो गया, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लोग डिपेंड करने लगे। अब ये दीज कोएलिशन, अब इसको समझिए, दीज कोएलिशन प्रमोट स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को आप इस तरह से समझ लीजिए, अच्छा एक तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हो गया, दूसरा फास्टर डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, तीसरा टारगेटेड कोऑपरेशन। इन तीन शब्दों को आप ध्यान में रखिए, इसको समझते हैं। जब जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं जब फेल हुई तो उनके जगह पे जब छोटी संस्थाओं की तरफ देश देखना शुरू किए तो इन छोटे जो ग्रुपिंग्स हैं इनकी कुछ खूबी थी जिसकी वजह से इसकी तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित हुए। क्या खूबी थी? पहला तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मतलब ये कि अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, और इसमें 4-5 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं, तो यह ग्रुप कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो कि किसी एक देश को, एक देश या दो देश के साथ भेदभाव करता हो या इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करता हो। मतलब ये कि सभी कंट्री, जितने भी कंट्री इसमें हैं, सभी अपने आप में स्वायत्त भी रहेंगे, किसी के ऊपर कोई भी पॉलिसी फोर्सफुली लागू नहीं की जाएगी। तो पहली खूबी इन क्षेत्रीय जो संघ थे इनकी ये थी। दूसरा ये कि भाई देखो सीधी सी बात है, 8 देश हैं, 5 देश हैं, 7 देश हैं, तो आपस में बातचीत करके बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के। दूसरा जो इनका अप्रोच है या कोऑपरेशन है वो टारगेटेड है, मतलब कि जरूरत क्या है। मान लीजिए किसी भी देश को, इन 4-5 देश में किसी भी देश को सुरक्षा की आवश्यकता है तो सुरक्षा को ध्यान में रख करके पॉलिसी बना ली गई, या फिर किसी भी देश को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो उस चीज को ध्यान में रख करके, सेंटर में रख करके पॉलिसी बना ली गई। ठीक है, उसके साथ साथ या फिर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो उसको ध्यान में रख करके पॉलिसी बना ली गई। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो क्षेत्रीय ब्लॉक्स हैं इनकी क्या खूबी है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो रहे हैं या ये ज़्यादा सक्षम क्यों हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये 3 कारण है कि इसमें सभी कंट्रीज की स्वायत्तता मेंटेन रहती है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है और इनका अप्रोच जो होता है वो टारगेटेड कोऑपरेशन होता है। ठीक, इसी के साइड में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी ग्रुपिंग्स बाहर निकल के आए जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, I2U2 हो गया, आईमेक हो गया, ये लचीले ग्रुप कहे जाते हैं। इनकी पॉलिसी बहुत कठोर नहीं होती हैं, इनमें मेंबरशिप लेना या एंट्री लेना बहुत कठिन नहीं है, या फिर इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो इस तरह के ग्रुपिंग्स भी उभरने लगे, इन तरह की ग्रुपिंग्स पे भी लोगों का ज़्यादा भरोसा होने लगा, लोगों इन द सेंस की कंट्रीज का। ठीक, राष्ट्रीय संप्रभुता की अगर हम बात करें तो कोविड-19 में जैसा कि हमने बात किया कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो सुविधाएं अपेक्षित थी, मतलब जो ऐसी कंट्रीज थी उनको ये अपेक्षा थी कि जो वैश्विक कंट्रीज हैं, विश्व की कंट्रीज हैं, वो हमारी इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, वो तो हुआ नहीं पूरा कर पाए। तो इसका प्रतिक्रिया क्या हुआ? प्रतिक्रिया ये हुआ कि अब देश यह सोचने लगे कि पहले हमको क्या होना है, सेल्फ रिलायंस होना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। पहले हम अपनी सुरक्षा करेंगे, पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद हम विश्व के बारे में सोचेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। तो एक कारण ये पेंडेमिक के टाइम पे वैश्विक संस्थाओं का विफल होना भी था, जो कि आज हमारा जो है रीजनलिज्म की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अगर ऐतिहासिक रूप से देख लें तो WTO, IMF या वर्ल्ड बैंक जो है इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है। भाई IMF तो पूरी तरह से US के ही कंट्रोल में रहता है, US जितना कहता है वो इतना ही करता है। वही हाल वर्ल्ड बैंक का भी है, वही हाल WTO का है। बहुत सारे आप पढ़े होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए हमको WTO में कितना लड़ना पड़ा, तब जाकर के इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो कमेटी बनती है उसमें इंडिया को मेंबरशिप मिला। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना है लेकिन WTO से नहीं मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है, पावर एसिमेट्री है, ठीक है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई
यदि रिफॉर्म इसमें नहीं हुआ, इस तरह की संस्थाओं में रिफॉर्म जब नहीं हुआ, तो इंडिया और इंडिया जैसे कंट्री उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स और AIIB का स्थापना कर दिया। पैसा चाहिए, चलो ठीक है, या ब्रिक्स से ले लो, ब्रिक्स बैंक से ले लो, या फिर AIIB से ले लो। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है AIIB में, ठीक है। तो इस तरह से ऐतिहासिक रूप से भी ये जो वैश्विक संस्थाएं बनाई गई थी ये फेल हुई, जिसकी वजह से रिफॉर्म तो नहीं हुआ लेकिन अन्य इनका अल्टरनेटिव बना लिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब इंडिया का क्या रोल है, अब आप देखिए साउथ एशिया में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। और साउथ एशिया में इंडिया को यदि रीजनलिज्म को बढ़ावा देना है तो उसके लिए क्या क्या इंडिया कर सकती है, या फिर आज की क्या स्थिति है उसको आप देख लो। सबसे पहला तो ये कि इंडिया जो है ना एक संपर्क केंद्र है, संपर्क केंद्र या फिर कनेक्टिविटी आप समझ लो। जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये अपना भाई है, इधर इधर नेपाल और भूटान हो गया, साथ में इधर वाली जो कंट्रीज हैं, ऊपर वाली कंट्रीज आप उसको ले लीजिए। तो इंडिया के पास कोस्टल एरिया भी है और लैंड लॉक्ड एरिया भी, लैंड एरिया भी है। तो यह चाहे तो ये श्रीलंका के लिए कनेक्टिविटी का रूट का इंतजाम कर सकता है, बांग्लादेश को रूट प्रदान कर सकता है, नेपाल और भूटान को अपना एयर मार्ग दे सकता है, एयर रूट या ओशियन रूट दे सकता है। तो कुल मिलाकर के बीच में होने की वजह से ये एक कनेक्टिविटी का रोल अदा कर सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी बना सकता है। हालांकि अभी BBIN और कालादान जैसे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इंडिया को करना ये है कि इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, सबसे पहले तो इनको मजबूती देना है, इनको इसमें अगर कोई काम बाकी है तो इसको करना है, और साथ में अगर कुछ फैसिलिटीज़ इसमें देना है तो वो भी देना है। उसके बाद क्या करना है, नए कनेक्टिविटी के मार्ग को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल कि आप अपना जो एयरपोर्ट है, सॉरी हाँ ठीक है, एयरपोर्ट है, या फिर जो हमारे ये ओशियन रूट है, उसको क्या करना चाहिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका को प्रयोग करने के लिए खोलना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। दूसरा ये कि इंडिया जो है ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब देखो, आप इस बात को तो मानेंगे ही कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देख लीजिए तो भारत से ज़्यादा मजबूत साउथ एशिया में कोई नहीं है। अब यह जो है अपने आसपास के देशों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कैसे? सुरक्षा दो तरह से हो सकती है। एक तो आपदा में, मतलब कोई अगर किसी कंट्री में साउथ एशिया में कोई आपदा आ गया तो हम यहाँ पे राहत वाले कार्यक्रम चला लें, ठीक है, राहत सहायता भेजें। दूसरा ये कि चूंकि जो सिचुएशन है हमारी, ये पूरा इंडियन ओशियन का रीजन है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में बाहर के कोई देश इन साउथ एशिया के देश के ऊपर कोई इस तरह का आक्रमण, या आक्रमण तो नहीं कह सकते, कोई इस तरह का दबाव ना बना सके या हड़का ना सके। इस तरह से आप कह लो कि इंडियन ओशियन में चाइना का प्रेजेंस हो गया तो अब उसके दबाव में आकर के श्रीलंका ने कोई डिसीजन ले लिया, तो ऐसे में श्रीलंका को सुरक्षा देना या बांग्लादेश को सुरक्षा देना इंडिया का कर्तव्य बन जाता है। और यह सुरक्षा इंडिया कैसे प्रदान करेगा, अपना नेवल प्रेजेंस यहाँ पे करके, अपनी नेवी को मजबूत करके, ठीक है। तो इंडिया क्या कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में यहाँ कार्य कर सकता है। कैसे? नेवल प्रेजेंस से और साथ में डिजास्टर रिलीफ मिशंस के तहत, ठीक है। उसके साथ इंडिया एक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता भी है और इसको कार्य करना भी चाहिए, आगे इस चीज को और मजबूत भी करना चाहिए। अब इंडिया जो है व्यापार हब के रूप में कैसे कार्य करता है, आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। ये मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, और ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है फॉर एग्जाम्पल, और इधर हमारे अरब के कंट्रीज हैं, ठीक है, और ऊपर हमारे जो है सोवियत यूनियन वाले उधर वाले कंट्रीज आप ले लीजिए। अब मान लीजिए बांग्लादेश को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया को कहना ये चाहिए कि ठीक है भाई, आप ना अपना ले आओ, ये कार्गो यहाँ ले आ लो, ठीक है, चेन्नई पोर्ट पे ले आओ, मैं आपको यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा दे दूंगा और साथ में आपको कुछ ऐसे कार्गो की व्यवस्था कर दूंगा जो आपका माल साउथ ईस्ट एशिया में भेजने में सहायता करेगा। उसी तरह से श्रीलंका के लिए भी कर सकता है कि श्रीलंका को बोले कि भाई ठीक है, अपना आप समुद्री मार्ग से ले आओ, गांधीनगर तक ले आओ, ठीक है, गांधीनगर से हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट दे देंगे, जो हमारा कार्गो एयरपोर्ट है वो हम दे देंगे, आप यहाँ से अपना नेपाल और भूटान में सामान बेच सकते हैं, या फिर सोवियत वाले क्षेत्र में, उधर वाले क्षेत्र में आप अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को फिलहाल उतना ज़रूरत है नहीं,
मतलब ज़रूरत तो है लेकिन वो लेता नहीं है, अलग चीज़ है। उसी तरह से नेपाल और भूटान को भी, चूँकि ये लैंड लॉक्ड एरिया हैं, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो कि ठीक है भाई, आप अपना सामान कलकत्ता ले आ सकते हो, कलकत्ता से फिर ओशियन रूट से आप अपने सामान साउथ ईस्ट एशिया में भेज सकते हो, या फिर आप अपना सीधा सामान दिल्ली एयरपोर्ट पे ले आ सकते हो, दिल्ली जो फ्रेट एयरपोर्ट है वहाँ पे, कार्गो एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से आप गांधीनगर ले आ सकते हो, गांधीनगर से फिर आप इंडियन ओशियन का यूज करके आप अरब कंट्रीज़ में या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में अपने सामान को बेच सकते हो। तो व्यापार हब के रूप में इंडिया कार्य कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, जितने भी लैंड रूट और एयर रूट और ओशियन रूट हैं, सबको जो है इंडिया को मजबूत करना पड़ेगा। एक हमारा प्रश्न था ना कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है रीजनल, इसके रीजनल इंटीग्रेशन में, तो ये सब सारे रोल हो सकते हैं। एक तो कनेक्टिविटी का रोल हो सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेड हब हो सकता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में हो सकता है, और साथ में कल्चरल ब्रिज। भाई देखो, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं ना, आफ्टर ऑल सभी एक ही माई बाप के हैं। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसका बैकग्राउंड लगभग सेम है, और इसका प्रयोग ना रीजनल इंटीग्रेशन में बहुत आसानी से कर लिया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमारी जो जनता है ना इधर की, साउथ एशिया की, ये इमोशनल बहुत है, खास करके रिलीजियस चीज़ों को लेकर के बहुत इमोशनल है। तो यदि हम कल्चरल और रिलीजियस चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाएँ, तो ये कंट्री बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर जाएंगी, बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर जाएंगी। ठीक, तो एक ये कल्चरल हब के रूप में भी इंडिया काम कर सकता है, और इसके मदद से जो है, जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको अंजाम दे सकता है। अब अगर हम चैलेंजेस की बात कर लें कि इस इंटीग्रेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो सबसे पहला चैलेंज है हेजमनी परसेप्शन। कैसे? आप इस तरह को थोड़ा सा समझिए इसको। मान लीजिए साउथ एशिया में ये सब 4-5 कंट्रीज हैं, ठीक है, और उसमें एक कंट्री ऐसी है, एक मतलब इंडिया को ले लीजिए, एक कंट्री ऐसी है जो हर क्षेत्र में मजबूत है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अपने पावर, न्यूक्लियर पावर, या हर चीज़ में ये बहुत मजबूत है, ये कंट्री अपना बड़ा भाई। अब जो इस ग्रुप में एक ये कंट्रीज हैं, इनके अंदर यह एक भावना रहेगी, मतलब ये एक कंसिडरेशन रहेगा कि ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, अगर कोई मुसीबत आई तो ये बड़ा भाई हमको बचा लेगा, हमको सुरक्षा दे देगा। लेकिन एक भावना और भी डेवलप होती है कि कहीं जरा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो ये जो बड़ा भाई है ये इन सबको ख़त्म कर सकता है, अपना हेजमनी इस पर डेवलप कर सकता है, अपना प्रभाव डेवलप कर सकता है, मतलब ये कि हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर सकता है। इसलिए ये जो कंट्रीज है ना, ये पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो यह हमारे लिए एक चैलेंज है। इसके पहले हमने देखा कि इंडिया सारी कंट्रीज को साउथ एशिया में सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन स्मॉलर साउथ एशियन नेशंस ऑफन परसीव्स इंडियाज डोमिनेंस एज ओवर बेयरिंग, लीडिंग टू मिसट्रस्ट, ठीक, एंड रिलेक्टेंस। ये समस्या है। एक चैलेंज ये है कि जो हमारे साउथ एशिया की स्मॉलर कंट्रीज हैं, उनमें एक मिसट्रस्ट है कि, या फिर मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है कि इंडिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट या ओवर डिपेंडेंट हम नहीं हो सकते हैं। दूसरा, अपना ये पाकिस्तान वाला भाई है, ठीक है ना, पाकिस्तान की वजह से क्षेत्रीय इंटीग्रेशन होना बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अड़ंगा लगाता रहता है, आपस में ही नहीं पटती है इनकी। अब ये आपस में नहीं पटेगी, सीधी सी बात है भाई, आपका पड़ोसी से आपका नहीं पट रहा है तो वो तीसरे को भड़काएगा, चौथे को भड़काएगा, तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब भी भड़केंगे, इसके चक्कर में आएंगे। उसके बाद इसको बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखिए, ये तो पाकिस्तान वाला फैक्टर हो गया। दूसरा ये चाइना वाला फैक्टर हो गया। चाइना भी साउथ एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। कैसे? इसका एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब ये है कि चाइना ऐसे जो पुराने मार्ग थे ना, व्यापारिक मार्ग थे, उसको ये रिवाइव कर रहा है। जैसे सिल्क रूट हो गया, उसी तरह से इसने ओशियन सिल्क रूट एक रिवाइव किया है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी प्रेजेंस, भाई सीधी सी बात है, अगर किसी कंट्री के साथ हम अपना बेहतर इंतजाम करना चाह रहे हैं, बढ़िया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन उसमें उंगली कर रहा है, तब वो कंफ्यूज होगा, दूसरा जो देश है ना वो कंफ्यूज होगा कि वो जाए किसकी तरफ। तो चाइना भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है, खास करके इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी।
चाइना की एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जिसके तहत ये क्या करता है, किसी देश में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देता है कि वह देश उसकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये जो दो पॉलिसीज हैं चाइना की, ये हमारे लिए क्या है, समस्या का एक समस्या का कारण है। अब एक और समस्या है साउथ एशिया में कि जितनी भी कंट्रीज है ना, वो इकोनॉमिकली बराबर नहीं है, मतलब कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। अब जैसे कोई एक पॉलिसी बनी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना है, तो वो पॉलिसी सभी देश में इक्वली लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है सभी कंट्रीज अलग अलग हैं, सबका जो आर्थिक क्षमता है ना वो अलग अलग है। तो ये हमारे एकीकरण में ये 4 चैलेंजेज हैं। एक तो हेजमनी है, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा चाइना है और चौथा इकोनॉमी है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि चैलेंजेस क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन था, इंडिया का आज की स्थिति क्या है। अभी इंडिया ने ये किया है ना कि जो रीजनल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मान लीजिए बिम्स्टेक है, आईओरा है, ये इस पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और इसकी पॉलिसी भी चेंज हुई है। पॉलिसी क्या चेंज हुई है कि इनका जो अप्रोच है ना, अब ये आइडियलिस्टिक मल्टीलैटरलिज्म को ये त्याग दिए, मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाली बात ये छोड़ दिए हैं। अब ये उन ग्रुपों के साथ जुड़ रहे हैं या उन देशों के साथ अपना रिश्ते बना रहे हैं जहाँ पे इनका इंटरेस्ट सध रहा हो, जहाँ पे हमारी ज़रूरत हो। ठीक है, हमको हमारी आवश्यकता की चीज़ें जहाँ पे मिल रही हैं हम वहाँ पे जाएंगे, साथ में हम कंट्री बाई कंट्री अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना, ये शब्दों को आप देखिएगा ध्यान से। एक मल्टीलेटरिज्म को हम छोड़ रहे हैं, आइडियलिस्टिक मल्टीलेटरिज्म को हम छोड़ दे रहे हैं, इंटरेस्ट ड्रिवन रीजनल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये हमारे कंट्री का आज का अप्रोच है। अब अगर हम देखें कि आगे क्या हो सकता है, केवल ये इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है कि ये ग्लोबलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको छोड़ करके पहले तो आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। दूसरा, जो रीजनल चीज़ें हैं, क्षेत्रीय जो इंटीग्रेशन है, उस पे भरोसा करना है। तब जा करके देखिए, सीधी सी बात है ना, अगर हर घर मजबूत होगा तो पूरा दुनिया मजबूत होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई एक क्षेत्र मजबूत होगा और हर छोटे छोटे क्षेत्र मजबूत होंगे तो पूरी दुनिया मजबूत हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में सभी देशों को यही काम करना चाहिए कि पहले तो आत्मनिर्भर बनिए, उसके साथ साथ आप अपना क्षेत्रीय कॉपरेशन बनाइए, उसको मजबूत बनाइए, फिर उसके बाद विश्व की सहायता करिए, सेवा करिए। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अब आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और अगर कुछ इसमें रह गया हो या फिर आपको लगता है कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर लिख करके टेलीग्राम पे हमको सेंड कर दीजिए। बाकी आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।